E37 हिंदी। उन्होंने अपनी सारी कड़ी मेहनत से अर्जित मार्शल आर्ट की योग्यता को तुरंत उन तकनीकों के लिए बदल दिया और फिर अप्रेंटिस लाइब्रेरी में बैठकर उनके प्रशिक्षण के तरीकों को याद कर लिया। तीनों में से द स्टिंगर की ट्रेनिंग अब तक की सबसे दर्दनाक और सबसे कम सुखद थी। इस तकनीक के प्रशिक्षण में पैर के अंगूठे को बार बार नुकसान पहुंचाना शामिल था, जिससे सूक्ष्म फ्रैक्चर हो जाते थे, जिन्हें उपचार औषधियों के माध्यम से ठीक करने पर हड्डी की संरचना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाती थी। साथ ही हड्डी और मांस को फिर से आकार देने से छेदने के लिए अधिक अनुकूल हो जाता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे रूई अपरिचित थी। यह एक अच्छी तरह से प्रलेखित तथ्य था कि दबाव और माइक्रोफ्रैक्चर के पुनर्निर्माण से हड्डी मजबूत होती है। पृथ्वी पर कई पारंपरिक मार्शल आर्ट थे जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए इस तरह की कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते थे। सबसे लोकप्रिय कराटे, कुंग फू और मय थाई थे। प्रत्येक ने इस सिद्धांत को अलग अलग तरीके से अलग अलग डिग्री पर लागू किया, लेकिन स्टिंगर तकनीक के प्रशिक्षण ने इसे एक दूसरे ही स्तर पर पहुंचा दिया। यह एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया थी जो शुद्ध यातना से कम नहीं थी। यही कारण था कि इसे असामान्य रूप से उच्च कठिनाई ग्रेड दिया गया था। इस प्रशिक्षण को लेने वाले बहुत से छात्रों ने बस इसे छोड़ दिया था। इस तकनीक को खरीदने वाले मार्शल अप्रेंटिस में से केवल 10% ही इसे अंत तक देखने का दृढ़ संकल्प रखते थे। उनमें से अधिकांश के लिए यह अत्यधिक पीड़ादायक था। तकनीक की शक्ति उस पीड़ा के लायक नहीं थी जो तकनीक के प्रशिक्षण में शामिल थी। केवल मुट्ठी भर मार्शल प्रशिक्षुओं के पास ही प्रशिक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक धैर्य था। रूई का इरादा इसे अंत तक पूरा करने का था। तकनीक की मारक क्षमता बेहद आकर्षक थी। इससे उसे न केवल मार्शल कॉन्टेस्ट में लाभ होगा, बल्कि यह भविष्य के सभी मिशनों में भी उसकी मदद करेगा। वह पहले की तुलना में बहुत जल्दी लड़ाई खत्म करने में सक्षम होगा। अगर उसके पास अपने पहले ही मिशन में ये तकनीक होती, तो वह दुश्मन के मार्शल अप्रेंटिस को रोकने में सक्षम होता और बेला को खोजने और मारे जाने से पहले उसके साथ फिर से जुड़ जाता। वह डाकुओं को भागने से रोकने में सक्षम हो सकता था और मिट्टी का बेसिलिस्क उससे कहीं पहले ही डूब जाता। इसकी तुलना में शेष दो तकनीकों की प्रशिक्षण व्यवस्था कहीं अधिक आसान थी। फैंटम सटेप तकनीक का प्रशिक्षण बाइंडिंग लैश तकनीक से बहुत मिलता जुलता था। इसमें सही समय पर गति को स्थिर करने वाले सूट पहनकर फेंस के समय को याद रखना शामिल था, ताकि रूई प्रत्येक पैंतरेबाजी के फेंस के समय को समझ सके। प्रशिक्षण में रूई को उस समय को दोहराना सीखना शामिल था ताकि वह फेंस को पूरी तरह से दोहरा सके। रूई को यकीन था कि वह इस प्रशिक्षण व्यवस्था को काफी अच्छी तरह से संभाल लेगा। वह पहले भी एक बार इससे गुजर चुका था और अकादमी में कैसे छल कपट की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, इससे वह अच्छी तरह परिचित था। इस प्रकार वह इस तकनीक में सबसे जल्दी महारत हासिल कर लेगा, क्योंकि उसे प्रशिक्षण व्यवस्था के समायोजन चरण से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी एक कारण था कि वह इसे चुनने में सहज था। स्टिंगर की ट्रेनिंग व्यवस्था कितनी क्रूर होने वाली थी, उसे यह पसंद आएगा कि कम से कम अन्य दो ट्रेनिंग व्यवस्थाओं में से एक ऐसी हो जिसे वह आसानी से करने के लिए आश्वस्त हो, जिससे पूरे प्रशिक्षण चरण के दौरान उस पर कम तनाव पड़े। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह मानसिक रूप से जितना अधिक सहज होगा, उतनी ही आसानी से वह दर्दनाक स्टिंगर तकनीक से बच सकेगा। हालांकि सबसे दिलचस्प प्रशिक्षण व्यवस्था प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट तकनीक थी। इस तकनीक ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि मानव मन की खतरे और पूर्वज्ञानी प्रवृत्ति का उपयोग और विकास किसी भी अन्य मांसपेशी की तरह किया जा सकता है। वास्तव में इसने मानव की अवचेतन प्रवृत्ति को एक मांसपेशी के रूप में माना तथा उसे उसी प्रकार प्रशिक्षित किया। मांसपेशियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता था? उनकी गति के विरुद्ध भार से उन्हें तनाव में डालकर। इसी तरह का सिद्धांत मानव मन की अवचेतन प्रवृत्ति पर भी लागू किया गया था। इसे प्रतिबंधित इंद्रियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और फिर ऐसी स्थितियों में धकेल दिया गया था जहां इसकी खतरे को भांपने की क्षमता अनिवार्य रूप से तनावग्रस्त हो जाती थी। ये भी एक और प्रशिक्षण व्यवस्था थी जिससे वह पूरी तरह से अपरिचित नहीं था। वह भूकंपीय मानचित्रण तकनीक के लिए इसी तरह के प्रशिक्षण से गुजरा था। बेशक कई प्रमुख अंतर थे। पहला ये था कि भूकंपीय मानचित्रण तकनीक ने सभी इंद्रियों को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे रूई का दिमाग अवचेतन रूप से भूकंपीय विकिरण को महसूस करने पर अधिक से अधिक निर्भर रहने के लिए मजबूर हो गया, ताकि वह पर्यावरण और आसपास की वस्तुओं के साथ साथ इन वस्तुओं की गतिविधियों को भी समझ सके, बशर्ते कि वे जमीन को छू रही हों। इसके बजाय आदिम वृत्ति ने सभी इंद्रियों को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें भूकंपीय मानचित्रण जैसी तकनीकें भी शामिल हैं, उच्च स्तर तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मन की आदिम वृत्ति इंद्रियों के अवचेतन प्रसंस्करण के माध्यम से संचालित होती थी।
इंद्रियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना एक अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब था कि अवचेतन मन की आदिम वृत्ति बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। इस प्रकार प्रशिक्षण व्यवस्था में तकनीकों को लगभग पूरी तरह से सील करना शामिल था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और उपयोगकर्ता को अपनी सहज प्रवृत्ति पर अधिक से अधिक भरोसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उपयोगकर्ता के बेहतर होने के साथ साथ इंद्रियों पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाए जाते गए, जब तक कि वे लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं हो गए और उपयोगकर्ता अभी भी केवल अवचेतन सहज प्रवृत्ति के माध्यम से काम करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सहज ज्ञान की भावना मजबूत और तीव्र होती गई, जब तक कि यह उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया समय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं हो गई, विशेष रूप से अंधाधुंध हमलों के साथ साथ उपयोगकर्ता की अवचेतन पूर्वज्ञान क्षमता को भी। ठीक है, तो फिर रूई उठ खड़ा हुआ और अपनी किताबें अपनी थैली में डाल ली। अब प्रशिक्षण के लिए जाने का समय है। वह अप्रेंटिस लाइब्रेरी से बाहर निकलकर मार्शल अकादमी के अप्रेंटिस ऑफेंस ट्रेनिंग फैसिलिटी की ओर बढ़ गया, जिसका नेतृत्व स्क्वायर इंस्ट्रक्टर डायलन कर रहे थे। अपने जीवन में पहली बार रूई को प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए उत्साहित नहीं होना पड़ा, जबकि उसने इसे शुरू भी नहीं किया था। प्रशिक्षक डायलन। रूई ने सिर झुकाया। स्क्वायर ने अन्य छात्रों के प्रशिक्षण की निगरानी करना छोड़ दिया, उसे मौके पर ही पहचान लिया। ओह क्वारिया, क्या इस बार 4 तकनीकें हैं? केवल 3। रूई ने विनम्रतापूर्वक उसे सुधारा। मैं यहाँ ये सीखने आया हूँ। रूई ने स्टिंगर तकनीक का स्क्रॉल लहराया। क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? नाम देखते ही डायलन चौंक गया। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो। ये बहुत मुश्किल होने वाला है, गंदा तो बिल्कुल ही नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सचमुच मददगार है। रूई ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यहाँ मदद करने आया हूँ। रुको, क्या ये व्यंग्य है? ये व्यंग्य है ना? क्या हम तुरंत शुरू कर सकते हैं? रूई ने उसे अनदेखा करते हुए पूछा। मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है। बेशक तुम करती हो, डायलन ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया। तुम्हारा जीवन बहुत व्यस्त है, तुम कभी अपना कौमार्य नहीं खोओगी, तुम्हें पता है। क्यों न इस तकनीक को सीखना भूल जाओ और इसके बजाय लड़कियों या लड़कों को आकर्षित करना सीखो, अगर तुम उस तरफ झुकती हो। अगर मार्शल अकादमी में कभी ऐसा कोई शिक्षण पद होता, तो तुम्हें इसके लिए नियुक्त नहीं किया जाता। रूई ने आश्वासन दिया। मत सोचो कि मैं भूल गया कि कैसे प्रशिक्षक कायरी ने तुम्हारे सभी छात्रों के सामने सार्वजनिक रूप से तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें नकार दिया था। रूई ने बेरहमी से याद दिलाया। प्रशिक्षक डायलन घुटनों के बल गिर पड़े, दर्द से अपनी छाती पकड़ ली। इस तरह के हमले के साथ आपको किसी अन्य तकनीक में महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई ने हताश होकर आह भरी। बकवास बंद करो, चलो काम पर लग जाओ। मजा नहीं आ रहा है ना? उसने निराश होकर आह भरी। तुम्हें प्रशिक्षण व्यवस्था याद है ना? हर शब्द। रूई ने पुष्टि की। बेशक तुमने ऐसा किया है। उसने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें वास्तव में मेरी बहुत जरूरत नहीं है। स्टिंगर तकनीक के लिए बस सही प्रशिक्षण पद्धति और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और तुम तैयार हो। उन्होंने प्रशिक्षण सुविधा के एक छोर पर कुछ अप्रयुक्त उपकरणों की ओर इशारा किया। यह एक किकिंग डमी थी, जिसे किक मारने के लिए बनाया गया था। कुछ असामान्य विशेषताओं के अलावा, इसकी उपस्थिति के बारे में कुछ भी सामान्य लक्ष्य डमी से बहुत अलग नहीं था। फिर भी रूई ने यह दृश्य देखकर चौंककर कहा, क्योंकि यह कोई साधारण किकिंग टारगेट डमी नहीं थी। यह मार्शल अकादमी द्वारा विशेष रूप से स्टिंगर तकनीक के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया एक विशेष प्रशिक्षण उपकरण था। यह प्रशिक्षण डमी स्टिंगर तकनीक के लिए हर बार जब उपयोगकर्ता अपने पैर के अंगूठे से उस पर किक मारता था, तो उसके पैर के अंगूठे को मनचाहे आकार में ढाल देता था। इसका बाहरी हिस्सा जेली जैसे पदार्थ से बना था, एक अर्धठोस पदार्थ जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सामान्य जेली की तरह अपनी उंगलियां और पैर की उंगलियां डाल सकता था। ये कठोर नहीं था और इसमें से वस्तुएं निकल सकती थीं। रूई को अपने पैर के अंगूठे से इसे लात मारनी थी ताकि हर बार उसका पैर इसके माध्यम से निकल जाए। ये जेली वास्तव में एक गूढ़ पदार्थ था जिसमें एक विशेष गुण था। इसे इस तरह से इंजीनियर किया गया था कि यह प्रभाव की ऊर्जा को अवशोषित कर ले और रूई की खुद की किक की उसी ऊर्जा का उपयोग पैर के अंगूठे को बगल की ओर दबाने के लिए करे। हर बार जब पैर का अंगूठा संपर्क करता, तो ये जेली की तरह उसके आर पार निकल जाता और जेली रूई की खुद की किक की शक्ति से उस पर बगल की ओर बहुत दबाव डालती।
गुड़ जेली ने रूई के पैर के अंगूठे को फिर से आकार देने, उसे फिर से बनाने और उसे मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल किया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? रूई के अपने हमले से, जिसे गुड़ जेली ने सोख लिया। यह एक अत्यंत प्रभावी पदार्थ था जो उपयोगकर्ता की अपनी ऊर्जा का उपयोग करके पैर के अंगूठे, मांस और त्वचा पर लगातार दबाव डालता था और उसे नुकसान पहुंचाता था। ऐसा करके दो काम पूरे होते थे। सबसे पहले इसने सुनिश्चित किया कि जब रूई का पैर सूक्ष्म चोटों से ठीक हो जाएगा तो ये थोड़ा और मजबूत होगा और इसका आकार स्टिंगर तकनीक के लिए आवश्यक आकार के थोड़ा और करीब होगा। बेशक यह एक बहुत ही क्रमिक परिवर्तन था। परिवर्तन को पूरा करने के लिए कई महीनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या यह 1 मिलियन किक थी? डायलन ने अपना सिर खुजलाया, याद करने की कोशिश करते हुए। कंडीशनिंग स्टेज खत्म होने के लिए जेली डमी के खिलाफ 1 मिलियन किक। हालांकि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सूक्ष्म चोटों के कारण होने वाले कई छोटे छोटे आकार अंततः ये सुनिश्चित करने के लिए समाप्त हो जाते थे कि पैर की हड्डी की संरचना एक गोली जैसी हो जाती थी, जबकि त्वचा और मांस रेत के कागज की तरह बेहद खुरदरे और चट्टान की तरह सख्त हो जाते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि जब स्टिंगर लक्ष्य के मांस से संपर्क करेगा तो लक्ष्य की त्वचा आसानी से फट जाएगी। रूई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना दर्दनाक था, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह खुद ही इसका पता लगाने वाला था। उन्होंने एक मुद्रा अपनाए, अपने दाहिने पैर को किक के लिए तैयार किया तथा अपने अंगूठे पैर के अंगूठे को बाहर निकाला। बैम! लानत है! उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक उसके पैर के अंगूठे पर चढ़ गया हो। जेली ने उसके प्रभाव की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसका उपयोग उसके पैर के अंगूठे को पीसने के लिए किया, जैसे वह तलवार या चाकू को तेज कर रहा हो। जब उसने अपने चोटिल पैर के अंगूठे को देखा तो वह हौंफने लगा। उठो! डायलन ने गंभीर स्वर में निर्देश दिया। तुम शुरू करने के तुरंत बाद रुक नहीं सकते, तुम्हें ये पता है। रूई प्रशिक्षण के लिए बनी अत्यंत निम्न श्रेणी की उपचार औषधि को केवल 100 किक के बाद ही ग्रहण कर सकती थी। अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करो बेटा, उसने निर्देश दिया, जैसे तुम अपने पैर की उंगलियों को मजबूत बनाते हो। बैम! एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण, 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। बैम! 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 100 किक के बाद रूई का पैर सूज गया था, चोटिल हो गया था, टूट गया था। सभी चिकित्सकीय तरीकों से पैर की अंगुली को चोट पहुंचाई जा सकती थी। दर्द बहुत ज्यादा दर्दनाक था, ये पीड़ादायक और असहनीय था और दर्द के सभी पर्यायवाची शब्द एक साथ थे। रूई मुश्किल से खुद को इसकी तीव्रता के बारे में सोचते हुए सुन पा रहा था। यहाँ डायलन ने उसे एक उपचार औषधि दी जिसे रूई ने पानी में मछली की तरह सूंघा। उसने प्रक्रिया को तेज करने के लिए हेलिकल ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल किया। जब उसके पैर का अंगूठा ठीक हो गया तभी उसे होश आया। क्या बकवास है, उसने अंततः कहा। हाँ, ये गड़बड़ है। डायलन ने सिर हिलाया। अधिकांश कंडीशनिंग तकनीकें गड़बड़ हैं। दर्द खेल का हिस्सा है। यह इसके लायक है, रूई ने कराहते हुए कहा। हे, डायलन मुस्कुराया। आप ही इसका जज हो सकते हैं। उसने सहजता से निकटतम लक्ष्य डमी की ओर एक अविश्वसनीय रूप से तेज किक मारी। बूम! रूई का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि डायलन डमी के सिर में बने एक बड़े छेद से अपना पैर बाहर निकाल रहा है, जिसमें दरारें निकल रही थीं। एक बार आप इसमें निपुण हो जाएं तो आप इसके लिए सक्षम हो जाएंगे। रूई का खुला हुआ मुंह मुस्कुराहट में बदल गया। लेकिन आप तो मार्शल स्क्वायर हैं, रूई ने भौहें सिकोड़ी। मैंने तुम्हारी शारीरिक शक्ति से मेल खाने के लिए खुद को रोक लिया। उसने कंधे उचका दिए। जब तक तुम इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाते हो, परिणाम इससे बहुत अलग नहीं होना चाहिए। रूई इस तरह की घातकता प्राप्त करने की संभावना से काफी उत्साहित था, इसलिए उसने तुरंत यातना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। इस बार उसने चीखना भी बंद कर दिया, दर्द को सहन करते हुए और प्रत्येक लात के साथ अपने पैर के अंगूठे को पूरी तरह से नरक में डालते हुए। 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बीता और उसने 1000 किक पूरी कर ली। 10वीं बार ठीक होने के बाद उसने अपने पैर के अंगूठे पर नजर डाली। ये बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अपेक्षित था। अगर प्रक्रिया 10 लाख किक के अंतराल में पूरी हो जाती तो केवल 1000 किक में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं होती, जो कुल प्रगति का 0.1% था। हड्डी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझा गया था। हड्डी में यांत्रिक भार या दबाव के अनुकूल होने की अविश्वसनीय क्षमता होती है।
वोल्फ के नियम के अनुसार हड्डी का आंतरिक ढांचा, जिसे ट्रेबेकुले के रूप में जाना जाता है, यांत्रिक तनाव से तनाव और सूक्ष्म फ्रैक्चर होने पर शुरू में कमजोर हो जाता है, जिससे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है जो अंततः हड्डी को सघन बनाती है। हड्डी का कठोर बाहरी आवरण भी समय के साथ थोड़ा मोटा हो जाता है। इस तरह हड्डी मजबूत हो सकती है। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके लिए हड्डियों पर सही मात्रा में तनाव और दबाव की लंबी अवधि की आवश्यकता थी। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जिसे बहुत अधिक गति दी जा सके, यहाँ तक कि उपचार औषधियों के साथ भी। रूई ने आगे बढ़ने से पहले आह भरी। वह आमतौर पर एक ही तकनीक पर कई घंटे बिताता था और स्टिंगर तकनीक जितनी दर्दनाक थी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अगर वह सिर्फ 1 घंटे के बाद ही चला जाता तो उसे ऐसा लगता कि वह हार मान रहा है। इस तरह वह लगातार आगे बढ़ता रहा और कई घंटों तक दृढ़ रहा। आखिरकार वह कुल 3000 किक पूरी करने में कामयाब रहा। हर बार जब वह कोई औषधि पीता तो दर्द फिर से शुरू हो जाता। जैसे जैसे दर्जनों दौर बीतते गए वह और अधिक कष्टदायी दर्द का आदी होता गया। उसे यकीन नहीं था कि वह आखिर कैसे 1 मिलियन तक पहुंच पाएगा, लेकिन वह जानता था कि उसे पूरी कोशिश करनी होगी। फिर भी ये सिर्फ पहला सत्र था। 3000 की संतोषजनक संख्या तक पहुंचने के बाद उन्होंने इसे रोक दिया। जब वह बाहर आया तो उसका पैर का अंगूठा पूरी तरह ठीक हो चुका था और काम भी कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी दर्द था। अगला, पैंतरेबाजी प्रशिक्षण सुविधा की ओर जाने से पहले उसने थकावट भरी सांस ली। अगली तकनीक जिससे वह बर्फ तोड़ना चाहता था वह थी फैंटम स्टेप तकनीक। स्टिंगर तकनीक के भयानक प्रशिक्षण सत्र के बाद वह इस प्रशिक्षण सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह प्रशिक्षण व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता था और इसके साथ काफी सहज भी था। वहां पहुंचकर उन्होंने मुख्य पर्यवेक्षक को खोजा, स्क्वायर प्रशिक्षक वीना। उन्होंने एक बार फिर सिर झुकाया और फिर बताया कि वे फैंटम स्टेप तकनीक का प्रशिक्षण लेने आए हैं। आगे की ट्रेनिंग में कोई रुकावट नहीं आई और यह एक अपेक्षाकृत सुचारू ट्रेनिंग सेशन था। रूई ने बॉडी सूट पहना जो फैंटम स्टेप तकनीक की निर्धारित प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक था। प्रशिक्षण व्यवस्था के दौरान रूई कई तरह के युद्धाभ्यास करता था जो वह आमतौर पर लड़ाई में करता था। मुंह के लात, भूसे, गोते, चकमा, ब्लॉक, शफल और इसी तरह की अन्य चीजें। बॉडी सूट वास्तव में एक उपकरण था जिसे पर्यवेक्षक प्रशिक्षक के पास मौजूद डिवाइस द्वारा दूर से किसी विशेष स्थान पर स्थिर किया जा सकता था। जब रूई छाया लड़ाई करता था तो उसका प्रशिक्षक किसी भी गति में छल करने के लिए सही समय पर सूट को स्थिर कर देता था। इससे रूई को अपने द्वारा की गई इन सभी सामान्य हरकतों में सटीक स्थिति सीखने में मदद मिलेगी, जिस पर अचानक रुकने से सबसे प्रभावी छल पैदा होगा। बिल्कुल सही समय और स्थान पर रोके जाने से रूई अपने शरीर के साथ इन सभी चालों में छल के लिए सटीक स्थिति और समय को याद रखने में सक्षम हो जाएगा। इस प्रशिक्षण में आपके शरीर के साथ सीखने के सिद्धांत को सर्वोच्च स्तर पर लागू किया गया। इसने शरीर के माध्यम से उच्चतम स्तर तक सीखने के लिए मस्तिष्क की गतिज और गतिशील सीखने की क्षमता का दोहन किया। प्रशिक्षण में एक समय में कुछ ही चालों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। प्रत्येक चाल के लिए रूई को हजारों बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती थी, इससे पहले कि वह अंततः किसी विशेष गति को कैसे करना है ये समझ पाता। उसे प्रत्येक गति के लिए इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता था। विभिन्न प्रकार के मुकों और किक के लिए व्यापक अभ्यास की आवश्यकता होती थी, तभी वह अंततः उनमें कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर पाता था। रूई को पहले से ही इसकी आशंका थी, लेकिन वह वास्तव में इस बात की पुष्टि करने आया था कि यह तकनीक उसके लिए अगले कुछ महीनों के लिए उसके द्वारा अपनाए जाने वाले 3 प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में से संभवतः सबसे सीधी और आसान प्रशिक्षण व्यवस्था होगी। इस तकनीक से उन्हें अविश्वसनीय रूप से बहुत उम्मीदें थीं। इसने उनकी मार्शल आर्ट की संपूर्णता में धोखे का एक सार्वभौमिक तत्व जोड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि ब्लिंक ने भी ऐसा किया, लेकिन ब्लिंक आंशिक रूप से उनके नियंत्रण से बाहर था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह समय दे सके। इसका मतलब है कि वह कभी भी इस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हो सकते। ब्लिंक ने अपने विरोधियों को आश्चर्यचकित करने के लिए पलक झपकने के अंधे स्थान का फायदा उठाया। यह एक ट्रम्प कार्ड के रूप में सबसे उपयुक्त था, न कि एक नियमित हमला। फैंटम स्टेप ब्लिंक की तुलना में अधिक सार्वभौमिक था, यद्यपि थोड़ा कम शक्तिशाली था, लेकिन रूई को फैंटम स्टेप तकनीक से प्राप्त स्थिरता और नियंत्रण अच्छा लगा। जैसे जैसे वह इस तकनीक से क्या हासिल करेगा इस बारे में अधिक से अधिक सपने देखने लगा, वह और अधिक उत्साहित होता गया और अपने प्रशिक्षण में तल्लीन होता गया। वह हर पल प्रशिक्षण लेता रहा क्योंकि वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह इस तकनीक में महारत हासिल कर लेगा।
प्रशिक्षण ऐसा ही होना चाहिए, रूई ने खुशी से सोचा। फैंटम सटेप प्रशिक्षण स्टिंगर तकनीक से उस पर आए मनोवैज्ञानिक आघात के लिए एक सुखदायक मरहम की तरह था। उसकी आत्मा को ठीक करने के लिए एक आसान सहकारी प्रशिक्षण व्यवस्था से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए युद्धाभ्यास प्रशिक्षण केंद्र से बाहर निकला। उसने तय किया था कि स्टिंगर तकनीक के हर प्रशिक्षण सत्र के बाद फैंटम सटेप प्रशिक्षण भी लेना होगा। इस प्रशिक्षण चरण को सफल बनाने की कुंजी यही थी। केवल स्टिंगर तकनीक के कष्टदायक प्रशिक्षण को फैंटम सटेप के आनंददायी और सुखदायक प्रशिक्षण के साथ संयोजित करके ही वह लंबे समय तक स्टिंगर तकनीक को सहन करने में सक्षम हो सकेगा। ठीक है, तो फिर, रूई ने आह भरी। अंतिम प्रशिक्षण सत्र का समय हो गया है। इस बार वह जितनी भी तकनीकें सीख रहा था, उनमें से वह वास्तव में प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट तकनीक के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित था। वह जानता था कि यह तकनीक उसके मार्शल आर्ट के साथ सबसे ज्यादा अनुकूल है और यह पहली तकनीक हो सकती है क्योंकि वह वॉइड एल्गोरिदम को गया की दुनिया में अपनाता है। स्क्वायर इंस्ट्रक्टर मैक्सिम, रूई ने तीसरी बार सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। मैं प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट तकनीक सीखने के लिए वापस आया हूँ। उस आदमी ने उसकी ओर देखा और फिर अपने सिर को हल्के से हिलाया, जिसे रूई बड़ी मुश्किल से पहचान पाए कि वह सिर हिलाने का इशारा था, और फिर वहां से चला गया। कोष्टक उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण कोष्टक। रूई ने अपना सिर झुकाया। उफ, क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? वह उस आदमी की पीठ के पीछे पीछे चलते हुए आहें भर रहा था। रूई भूल गया था कि वह अक्सर बात नहीं करता था। एक बार जब वे एक निश्चित प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचे तो वह रुक गया और रूई को अंदर आने का इशारा किया। यदि रूई को प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में पूरी समझ नहीं होती तो उसे इस स्क्वायर प्रशिक्षक के साथ सबसे बुरा समय गुजारना पड़ता। प्रशिक्षण को विशेष रूप से यथासंभव संवेदी इनपुट को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया था, हालांकि यह केवल इंद्रियों का आंशिक प्रतिबंध होगा। रूई को यह भी यकीन नहीं था कि यह कैसे पूरा हुआ। ये कुछ ऐसा था जो पृथ्वी की तकनीक भी करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन वह लंबे समय से यह स्वीकार करने लगा था कि पनामा महाद्वीप के गूढ़ और विदेशी भौतिक संसाधन कुछ पागलपन भरी चीजें करने में सक्षम थे। एक बार जब सारी तैयारियां हो गईं, तो रूई को अपने आसपास की चीजों के बारे में अपनी समझ कम होती हुई महसूस हुई। उसकी दृष्टि कमजोर हो गई थी, साथ ही उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति भी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शून्य में प्रवेश कर गया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक उसे अपने सामने एक धुंधली छाया दिखाई दी। अपनी बहुत सीमित दृष्टि के बावजूद उसने सहज ही अपनी रक्षा कर ली। बैम! इससे पहले कि वह होश में आ पाता, उसे नसों में हल्की झुंझुनी महसूस हुई। बैम! एक और झटका उसे पीछे से लगा। इस बार वह उसे रोक नहीं सका। रूई दर्द से कराह उठा। चोटें हल्की नहीं थीं, खासकर तब जब उसे अपनी रक्षात्मक तकनीकों को समयबद्ध करने में कठिनाई हो रही थी। बेशक ये जानबूझकर किया गया था। अगर हमले दर्दनाक नहीं होते, तो उसका खतरे का एहसास सक्रिय नहीं होता। हमलों का खतरनाक होना जरूरी था, तभी रूई का अवचेतन मन खुद को आगे बढ़ा पाता, और तभी उसकी सहज प्रवृत्ति बढ़ जाती। बैम! 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 प्रभाव सभी दिशाओं से आए, तथा पूरे शरीर में समान रूप से वितरित हुए, इसलिए रूई पैटर्न पहचान का कोई उपयोगी मॉडल नहीं बना पाए, जिसे वे यहां लागू कर सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर झटके से पहले रूई को अपनी नसों में झुंझुनी महसूस होती थी। यह अनुभूति ऐसी चीज थी जिसे हर मनुष्य अनुभव करता है। इसे समझने का एक बहुत ही सरल तरीका था। अपनी एक उंगली लें और उसे अपनी आंखों के बीच में रखें, इस तरह कि उसकी नोक आपकी त्वचा से सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर हो और उसे कई सेकंड तक वहां रखें। 90% मामलों में व्यक्ति को एक असहज झुंझुनी सनसनी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति का अवचेतन मन और मस्तिष्क किसी महत्वपूर्ण स्थान के इतने करीब किसी वस्तु की उपस्थिति से घबरा जाता है। अगर कोई और व्यक्ति अपनी उंगली से इशारा करता है तो ये प्रभाव और भी अधिक मजबूत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क को यह नहीं पता होता कि यह उतना सुरक्षित है जितना कि अपनी उंगली से। और मार्शल प्रशिक्षु स्वाभाविक रूप से उत्तेजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और मजबूत प्रतिक्रियाएं करने में सक्षम थे, और भी अधिक तब जब उन्होंने इस प्रवृत्ति को प्रशिक्षित किया जैसे कि रूई वर्तमान में थी। रूई को कभी नहीं पता था कि उसकी सहज प्रवृत्ति ने पहले इस झुंझुनी सनसनी को उत्पन्न किया था। इसका कारण ये था कि वह अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए सभी इंद्रियों पर निर्भर रहने का आदी था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने शायद ही कभी कोई भूमिका निभाई हो, खासकर जब रूई की लड़ाई की शैली तार्किक और तर्कसंगत रूप से संचालित थी।
वह शायद ही कभी सहज प्रवृत्ति या अपनी इंद्रियों पर अकेले आगे बढ़ता था, वह आमतौर पर वॉइड एल्गोरिदम की प्रणाली को लागू करता था और अपने फैसले उस और अन्य तर्कसंगतता संचालित विचार प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए लेता था। इस प्रकार ये पूरा अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन वह प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट तकनीक के महत्व को समझने लगा था। यह न केवल पूरक था, बल्कि उन क्षेत्रों में रूई की मदद करने में भी सक्षम था जहां वॉइड एल्गोरिदम को संचालित करने में परेशानी और कठिनाई हो रही थी। इसने प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट तकनीक को वॉइड सिस्टम में एक चर के रूप में शामिल करना और भी अधिक आकर्षक बना दिया। ये रहस्योद्घाटन रूई के लिए काफी प्रेरणादायक था, क्योंकि यह पहला सच्चा कदम था जो रूई ने गया कि दुनिया के लिए वॉइड एल्गोरिथम को पूर्ण और विकसित करने की दिशा में उठाया था और अपने सपने को पूरा करने के एक कदम और करीब आ गया था। फिर भी ये कुछ समय दूर था। रूई को अभी भी हमलों से बचने के लिए शुद्ध सहज ज्ञान पर निर्भर रहने की आदत नहीं थी। एक वैज्ञानिक और शोधकर्ता के रूप में न सोचने का विचार ही अकल्पनीय था। वह सहज ज्ञान पर निर्भर रहने का आदी नहीं था, यहाँ तक कि इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद भी उसकी सभी लड़ाइयाँ सचेत तर्कसंगतता से प्रेरित थीं। अब जाकर उसे अवचेतन मन की अप्रयुक्त शक्ति का एहसास हुआ। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था, लेकिन अगर वह इसका उपयोग कर सके और इसे चेतन मन की शक्ति के साथ जोड़ सके तो वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। उसकी मार्शल आर्ट कितनी अधिक विकसित हो जाएगी। यह अकेले उसे उसके मार्शल पथ पर कितनी गहराई तक ले जाएगा। बामनोव एल.बी. जेएनएन। वह सफलतापूर्वक एक और प्रभाव को रोकने में कामयाब रहे। वह नहीं जानता था कि अंतिम परिणाम क्या होगा, लेकिन वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसके लिए क्या छिपा है। असीमित संभावनाएं। उसने उत्साह से अपने आप से कहा, यही कारण है कि मार्शल आर्ट सुंदर है। ने केन पर हमला किया, लेकिन वह हमला उसके पास से ऐसे गुजरा जैसे वह कोई भ्रम हो। केन ने जवाबी हमला किया, लेकिन वह भी रूई के पास से साफ निकल गया। दोनों एक दूसरे के भ्रम से गुजरते हुए हमलों का आदान प्रदान करते रहे जब तक कि पाव। रूई ने मुंह बनाते हुए पीछे हटते हुए कहा, अरे तुमने मुझे पकड़ लिया। फैंटम सटेप के साथ आपकी टाइमिंग अभी भी ठीक नहीं है, केन ने बताया। इसे सुचारू रूप से चलने की जरूरत है। एक चकमा देने वाले के रूप में केन ने पहले से ही फैंटम सटेप तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। यह उसकी मार्शल आर्ट के लिए बेहद उपयोगी थी। रूई अपने फैंटम सटेप को निखारने के लिए केन के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। केन जैसे बराबर के व्यक्ति के साथ ऐसा करना आसान था, जो रूई के समान दायरे में था। उन्होंने अन्य सभी तकनीकों को प्रतिबंधित कर दिया था, केवल फैंटम सटेप पर ही ध्यान केंद्रित किया था और किसी अन्य पर नहीं। इस तरह कमियों का विश्लेषण करना और रूई के लिए अपने प्रदर्शन की वास्तविक प्रदर्शन से तुलना करना अधिक स्पष्ट हो गया। तकनीक का एक हिस्सा मनोवैज्ञानिक हिस्सा है, केन ने अपने सिर के एक तरफ थपथपाते हुए कहा। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको इसका मालिक होना होगा। उन्होंने कहा। रूई इसे समझ सकता था। किसी चीज को सच में नकली बनाना तब तक संभव नहीं था जब तक कि आप उस पर किसी स्तर पर विश्वास न करें। अगर आप सतही तौर पर उस पर विश्वास कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी इसके बारे में समझाने में बेहतर काम कर सकते हैं। रूई फैंटम सटेप के छल पहलू को यंत्रवत रूप से समझ रहा था। उसे खुद को छल में डुबोने की जरूरत थी। समस्या ये थी कि यह एक ऐसी मानसिकता थी जिसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। खुद के जैसे अनुभवजन्य और तर्कसंगत मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए उच्च स्तर के आत्म धोखे में शामिल होना आसान नहीं था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह थोड़ा डरावना और खतरनाक था। आत्म धोखा बढ़ सकता है और एक बार ऐसा होने पर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप लगातार खुद को धोखा दे रहे थे, जिससे गंभीर संज्ञानात्मक असंगति और मुकाबला करना पड़ रहा था। फिर भी जब तक मैं अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता हूँ, मुझे ठीक रहना चाहिए, रूई ने मन ही मन सोचा। फिर से तटस्थ रुख अपनाने से पहले उसने केन से कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है। केन ने एक अनिर्णित रुख अपनाया जिससे उसे आसानी से पैतरेबाजी करने में मदद मिली। थोड़ा सा। रूई ने एक सीधा मुक्का मारा, लेकिन अफसोस केन ने इसे सही से समझ लिया। पाव। उन्होंने अपूर्ण छल को नजरअंदाज किया और एक साफ जैब लगाया। रूई ने मुंह बनाते हुए अपना पेट रगड़ा। उसने फिर कोशिश की और फिर से, लेकिन केन लगभग सभी बातों को समझ रहा था। पाव पाव पाव। उन्होंने रूई की अपूर्ण चालों को सहजता से दंडित किया। तस्क तस्क। उसने नाक सिकोड़ी। याद रखो, इसे बेचने के लिए आपको इसे खरीदना होगा। कहना आसान है, करना मुश्किल, रूई ने जवाब दिया। फिर उसने खुद को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण लिए।
उसने उस चाल की कल्पना की जो वह करने जा रहा था, एक डैश पंच जिसमें वह केन की ओर दौड़ते हुए वार करेगा। उसने खुद को उस छवि में डुबो दिया, विवरणों की कल्पना की, उसे और अधिक जीवंत बना दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने आंखें खोली। थोड़ा सा। वह तेज गति से केन की ओर दौड़ा और उसने केन को मुक्का मारा। पूश। केन ने इसे रोका, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह एक छल था। पाव। रूई उस पर एक साफ साफ लो किक लगाने में सफल रहे। हाँ, बढ़िया है, केन ने तारीफ की। शायद यह अब तक का तुम्हारा सबसे अच्छा छलावा था, तुम्हें अब इसकी आदत हो गई है। ऐसा लगता है कि जब तक रूई ने अपनी कल्पना का पर्याप्त उपयोग किया और खुद को उसमें डुबोया, छल की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अभ्यास में पूरा 1 घंटा बिताया। रूई ने तकनीक में छोटे छोटे कदम उठाए तथा पूरे अभ्यास सत्र के दौरान वह थोड़ा बेहतर होती गई। ओह, रूई ने सांस छोड़ते हुए कहा जब उनका सत्र समाप्त हुआ। इस तकनीक में महारत हासिल करने और मार्शल कॉन्टेस्ट और मार्शल फेस्टिवल में इसका अनावरण करने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम वाकई इसके लिए उत्साहित हो, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या ये वाकई इतना रोमांचक है? बेशक, रूई ने जवाब दिया। मुझे अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों के खिलाफ अपनी मार्शल आर्ट का परीक्षण करने का मौका मिला है। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान AI ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। केन ने नाक भान सिकोड़ी। ये सिर्फ ताकत के पीछे भागने की दौड़ का एक मंच है जो कैम्ब्रियन साम्राज्य में मार्शल समुदाय के भीतर हमेशा होता रहता है। मैं इसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप भाग नहीं ले रहे हैं? रूई ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मुझे भाग लेना ही होगा, केन ने कहा। मैं जानबूझकर भी बाहर नहीं हो सकता, मेरे परिवार को इसके बारे में पता चल जाएगा और यह और भी बुरा होगा। मैं समझता हूँ, ये तो बहुत बुरा है, रूई ने कहा। इसीलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ रूई, केन ने रूई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। किस लिए? रूई ने भौहें उठाते हुए कहा। मुझे प्रारंभिक दौर में हराना है, केन ने कहा। प्रत्येक अकादमी केवल एक प्रतिनिधि भेजती है, मार्शल प्रतियोगिता में कुल 16 प्रतिनिधि होते हैं। यदि आप मुझे हरा देते हैं तो इसका मतलब है कि मैं लगभग निश्चित रूप से नहीं जा पाऊंगा। इसलिए आपको प्रारंभिक प्रतियोगिता जीतनी होगी जो हमारी अकादमी के प्रतिनिधि का फैसला करती है। रूई उदास होकर हंस पड़ी। तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हरा दूं। केन ने सिर हिलाया। मूल रूप से आपको ये करने में सक्षम होना चाहिए, किसी और से ज्यादा। रूई ने कंधे उचका दिए। ठीक है, इससे यह नहीं बदलेगा कि भाग लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। यह आसान नहीं होगा, केन ने कहा। मुझे नहीं पता कि आप हाल ही में किन अन्य तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहे हैं, या यहाँ तक कि जिस तकनीक में आपने कुछ महीने पहले महारत हासिल की है, लेकिन बेहतर होगा कि आप तैयार रहें। मैं और मजबूत हो गया हूँ। ओह, रूई ने उसे दिलचस्पी से देखा। कितना मजबूत? मैं जल्द ही 0 कदम तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा, उसने एक धमाकेदार बात कहते हुए कहा। मैं पिछले आधे साल से इस तकनीक का प्रशिक्षण लेने के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये शब्द सुनकर रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम क्या? 0 कदम तकनीक अप्रेंटिस लाइब्रेरी में उच्चतम श्रेणी की तकनीकों में से एक थी। यह मुख्य रूप से एक गुप्त तकनीक थी, लेकिन ये चकमा देने वाली चालबाजियों के साथ भी ओवरलैप हुई थी। ये बेहद शक्तिशाली थी और इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। केन ने कहा, यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। एक दिन मैं अपनी हैसियत की बेड़ियों से मुक्त हो जाऊंगा। जब वह दिन आएगा तो यह तकनीक मेरे लिए जीवन रेखा साबित होगी। और आप मुझे यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे मुझे हराने की तुम्हारी संभावना बढ़ जाती है, केन ने कहा। सच में तुम्हें मुझे हराना ही होगा, और मैं इस बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं ढिलाई बरतता हूं तो मेरे परिवार को बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा और सबसे खराब स्थिति में वे मुझे अकादमी से निकाल सकते हैं। उनकी आवाज की गंभीरता से उनकी स्थिति की लाचारी का पता चल रहा था। रूई ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, तुम ये काम मुझ पर छोड़ सकते हो।